अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों भाइयों का क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। सब दोस्तों भाइयों को शो करवा रहे हैं मत मारो की छत का जी। मत्ते पे मत्ती वाली दी किते सरूर दे नाल तुस गुजरना दी होंदी ताजी आज ही शुरू करे लगा। ये जी मत मारो के जोरो वाला सेटअप है, सारा ब्रीडर सेटअप। मत मारो की छत से बराह रास्त शो करवा रहे हैं। ये जी मत मारो का ब्रीडर सेटअप है। ये जी मत मारो का सारा ब्रीडर सेटअप है नीचे, और ये ऊपर मत मारो की छत है। सब दोस्त भाई बताइएगा रिजल्ट ठीक आ रहा है। जी आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल अख्तर को बुलाएंगे। दोस्तों आज लाहौर की आन बान शान, लाहौर की पहचान उस्ताद अख्तर मुगल मतमारे, उस्ताद इमरान मुगल मतमारे और शेख अख्तर साहब के साथ लाए हैं। और बात हम करेंगे कबूतर परवरी ज़्यादा होगी और कबूतरबाजी हल्की फुल्की। उस्ताद शेख अख्तर साहब से छेड़छाड़ करेंगे, कबूतरबाजी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होगी। आज बात होगी सिर्फ कबूतर परवरी के ऊपर ज़्यादा, और कबूतरबाजी को छेड़छाड़ के लिए इसलिए कहा कि मैं उनके लास्ट सेगमेंट होगा वो इसमें करूँगा। इससे पहले दोस्तों को मैं साझा ग्राम की तरफ चलूँ, काइंडली ज़रा वीडियो को ज़रा शेयर करें फेसबुक पेजेज और ग्रुप्स के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, हमेशा से ख्वाहिश रही है मेरी अच्छे साझा ग्राम के साथ गपशप लगाना, गुफ्तगू करना। शेख अख्तर साहब का तो इंटरव्यू आपने पहले देखा होगा, लेकिन आज माशाल्लाह मत मारे बरादरान दोनों आज मौजूद हैं संडे को। और ये मैं आपको बता दूं, इमरान भाई से 1.5 साल के बाद टाइम मिला, बहुत मुश्किल से टाइम मिला कारोबारी मसरूफियात की वजह से। तो ये उनकी ज़रा नवाजी है, बड़ापन है कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के जो है वो हमें टाइम दिया। ज़रा उस्ताद जी को बता दें। उस्ताद जी काइंडली ज़रा शेयर कर दे तो मैं चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी की हाल चाल? अल्लाह का एहसान, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों किसी तारीफ के मुख्ताज नहीं शेख अख्तर साहब, और ये इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है शौक? बाजियों की जेड़ की बाजियों की थकन उतरी, आप सोच की तैयारी शुरू? शुक्रिया उस्ताद जी, आपने टाइम दिया। उस्ताद जी कैसे हैं आप? अच्छा उस्ताद जी माशाल्लाह आपका नाम अल्लाह ने इतना ऊंचा किया जो कम अज़ कम मेरे अल्फाज का मोहताज नहीं है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही माशाल्लाह, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। इस सारी परफॉर्मेंस में इमरान भाई से भी साथ साथ हल्के फुल्के सवालात करूँगा, लेकिन ज़्यादातर उस्ताद जी के साथ ही बातचीत होगी। उस्ताद जी ये सारी कामयाबियों के पीछे क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा अमल है
جو ہر سال اللہ آپ کو جو ہے نا وہ قسطوں سے نوازتا ہے؟ یہ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، اور ہمارے استاد صاحب کی دعا اور دعا دونوں ہیں، دعا اور دوا دونوں دونوں کا اثر ہے، اور پلس اس میں سب سے زیادہ عمران صاحب کی محنت ہوتی ہے۔ عمران صاحب بہت اسٹرگل کرتے ہیں کامیابی کے لیے، یہ بات ایک کرتے ہیں، کیونکہ یہ شوق میں کامیابی کے لیے محنت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد جی عمران بھائی کا ایک بڑا پن میں نے دیکھا ہے، میں تقریباً 4 بجے یہاں پہنچ گیا، عمران بھائی نے مجھے فون پہ بھی کہا اور بعد میں بھی کہا کہ جب تک استاد جی نہیں آئیں گے میں لائیو کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ آئے ہیں تو عمران بھائی نے ماشاءاللہ تیاری کی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران بھائی آپ کی مرضی کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ اس میں بہت زیادہ صداقت ہے، ظاہری بات ہے ایک سینئر کا تجربہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تو عمران صاحب اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ظاہری بات ہے میرا عمر کا بھی ان سے پلس ہے، میں ان سے اور پلس کبوتر پروری کے حساب سے بھی، اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ لیں۔ اس کو یعنی کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں بادب بانصیب بے ادب اور بے نصیب، چلیں ماشاء اللہ۔ اچھا استاد جی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جوڑے آپ اور عمران بھائی لگاتے ہیں، ہاں جی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں 100% صداقت ہے۔ ماشاء اللہ جی، یعنی کہ دونوں کی مشاورت سے جوڑے لگے، ماشاء اللہ۔ اچھا استاد جی اب ذرا یہ بتائیے گا کہ کبوتر بازی کے لیے کبوتر پروری کتنی اہم ہے؟ کبوتر پروری بہت اہم ہے، اگر آپ کے اچھے جوڑے وغیرہ ہیں اور آپ کے اچھے آگے سے گھر کے بچے نکلیں گے تو وہی اچھے جا کے آگے اڑیں گے۔ اگر وہ کبوتر پروری آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آگے آپ رزلٹ اچھا نہیں لائیں گے۔ ادھر ہیں میرا کیمرہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو استاد جی یہ آپ کی محنت ہے، عمران بھائی کی محنت ہے جو یہ میری محنت تو نہیں ہے، میں تو تھکا ہوا ہوں، ہمارے گروپ میں اور بھی لوگ ہیں، لیکن عمران صاحب کی خصوصی کوشش ہے۔ اب کسی بھی چھت پہ اگر اچھے مہارت نہ ہو تو یہ مشکل ہوتی ہے کامیابی، اور خاص کر اگر عمران صاحب ایز اے خود محنت کریں گے تو اچھا رزلٹ آئے گا۔ اچھا استاد جی ساتھ میں یہ بتائیے گا، کیونکہ جس چھت پہ بھی جائے ایک سوال لازمی آتا ہے، یہ والے فلانے والے کبوتر فلانے والے کبوتر فلانے والے کبوتر، لیکن آپ کی چھت پہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے اپنے مینٹین کیے ہوئے کبوتر، آپ کے اپنے بنائے ہوئے کبوتر، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کس طرح یہ سب کچھ مینٹین ہوا؟ اس میں ہم ہر دفعہ، کیونکہ یہ ہماری چھت ہماری لیبارٹری یار ہوتی اب ٹی وی بند کروا دیں۔ ہے، یہ چھت ہماری لیبارٹری ہے، تو لیبارٹری اسی سے سیکھتے ہیں ہم، جو اچھے کبوتر ہمارے پاس اڑے ہوتے ہیں نا ان سے ہی سبق حاصل کرتے ہیں، اسی کو آگے ڈیولپ کرتے ہیں۔ اچھا استاد جی اس کے علاوہ نئے شوقین پرور حضرات، میں نے جو پہلے آپ کی ویڈیو بنائی ہے اس پہ بھی دوستوں نے بہت زیادہ پسند کی ماشاءاللہ، تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے وہ ویڈیو بنائے ہوئے، تو دوست دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے کبوتر اور ایک اچھے جوڑے کے متعلق ہمیں اپنے تجربے سے کچھ علم ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کبوتر موسم کے اعتبار سے اڑتے ہیں، جس طرح کا موسم اس طرح کے کبوتر اڑتے ہیں۔ بعض دفعہ کئی کبوتر گرم موسموں میں 32-34 میں رات تک جاتے ہیں، وہی ٹمپریچر آگے 40 کا جب آتا ہے تو ان میں وہ پروازیں نہیں ہوتی ہیں، وہ 8-9 بجے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ کبوتر موسم کے اعتبار سے اڑتے ہیں، اسی حساب سے سیٹنگ اس کی جاتی ہے۔ اچھا استاد جی یہ کیسے فرق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کبوتر جو ہے نا وہ کم ٹمپریچر والا ہے، یہ کبوتر زیادہ ٹمپریچر والا ہے، کون سے ایسے عوامل ہیں؟ سارے نہیں میں پوچھوں گا، کوئی ایک آدھ ہمارے ساتھ اگر وہ بھی آپ چاہیں شیئر کرنا تو۔ فرض کرو سائز کے کبوتر پروری کی پہچان میں آپ زیادہ تر سائز پہ انحصار کرتے ہیں، باقی 70% اگر آپ کبوتروں کے سائز پہ انحصار کیا جاتا ہے، باقی جو سیانف آنکھیں وغیرہ دیکھی جاتی ہیں، پر وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، وہ 30% کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس میں آپ کے جو بھی آپ کی پہچان جو طریقہ کار ہے اس میں جھوٹ سچ بھی ہو جاتا ہے، لیکن باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے 70% کبوتر بازوں کو کنفرم ہے کہ یہ اچھے کبوتر اڑیں گے یا نہیں۔
ठीक है, यानी बाकी मौसमी एतबार से कबूतर थोड़े बड़े साइज़ के जो कबूतर होते हैं वो नरम मौसम में अच्छे उड़ जाते हैं और ज़्यादा गर्मी में मीडियम साइज़ के कबूतर ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा उस्ताद जी कुछ दो असातिज़ा करम ये भी कहते हैं कि ये पर के अंदर भी फ़र्क होता है, अगर सख्त पर है, तीली मोटी है, पेपर मोटा है, तो वो कबूतर जो है ना वो नरम मौसम में उड़ जाएगा लेकिन गर्मी में नहीं उड़ेगा। हाँ, कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादातर मीडियम साइज़ ही हो, ना ज़्यादा सख्त पर के हों ना ही नरम पर के। अगर आप देखें आसमान पे 42-43 टेम्परेचर है तो सख्त पर के कबूतर ज़्यादा तो नहीं उड़ते, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ऊपर अगर गर्म हवा दबाव वाली चल जाए तो वो ये सख्त कबूतर जो होते हैं ना 12-1 बजे बैठ के वही जितवा दिया करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और नरम कबूतर जिन्होंने गिराई की हो वो गर्म दबाव वाली हवा में से ऊपर से नहीं आएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ज़्यादा गर्मी खुश्क गर्मी पड़ रही हो तो ये जो सख्त कबूतर होते हैं 10-11 बजे बैठ के मरने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, और ये जो नरम पर पुर्जे के कबूतर समान गए हों तो ये 4 बजे भी पाँव पर आ जाते हैं, बैठते हैं 4-5 बजे भी। यानी कि अगर देखा जाए तो गर्म मौसम के हम जिन्हें आप नरम कबूतर कह रहे हैं पर पुर्जे के जिस्म के हिसाब ज़्यादा से, नरम भी अगर मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर गर्मी में तेज़ गर्म हवा दबाव वाली चल गई तो ये कबूतर नरम पर के कबूतर ज़ाया नहीं हो जाते, ज़ाया भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर खामोश मौसम होगा तो ये 4-5 बजे भी ऊपर सही निकल के आ जाएंगे। सही निकल के आ जाए, ठीक हो गया। मौसम का बड़ा अमल दखल है, कबूतरबाजी तकरीबन आप कह सकते हैं 98% मौसम की गिरफ्त में है, मौसम के एतबार से कबूतर उड़ते हैं। ठीक हो गया, यानी कि हर मौसम के हिसाब से। नहीं जी, बड़े उस्ताद जी भी आ गए। तो अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? सुनाएं शौक कैसा चल रहा है? माशाल्लाह जी। अच्छा दोस्तों, मैं इमरान भाई और अख्तर भाई की तरफ बाद में आता हूँ, पहले ज़रा उस्ताद जी से बात पूरी कर लूँ। जी उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा मैं आगाज़ में एक बात कही जिसमें आपने जिस्म को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, प्रायोरिटी दी, तो कबूतर बाजी के अंदर, कबूतर परवरी के अंदर जिस्म का कितना को किरदार है? 70% है, 70% किरदार। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं। उसकी बनावट जो है जिससे परों के अतबार से जो आप कह रहे हैं, परों के अतबार से जो कबूतर परवर हजरात ये काम उड़ाने का फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उनको पता है कि बाज़ दफ़ा कबूतरों के पर बड़े बड़े ख़राब भी निकल जाते हैं, तब भी कबूतर उड़ते हैं। लेकिन उस्ताद जी, ख़राब निकलना और हमेशा ख़राब रहना वो दो अलग चीज़ें हैं। हाँ, तो जब आप वारी ख़राब हो जाएंगे तो आप अपनी परों की पहचान भूल जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक है। फिर आप ब्लड की तरफ या चले जाएंगे, जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो फिर आखिरी बात फिर कबूतरबाजी ख़त्म हो जाती है। फिर वो जो वक्त टाइम आपने ज़ाया किया वो तो ख़त्म हो गया। उस्ताद जी, वैसे अब आप जिन 2 पॉइंट के ऊपर हमें माशाल्लाह ब्रीफ कर रहे हैं, कबूतरबाजी मैं तो समझता हूँ उन्हीं में है, अच्छा पर और अच्छे जिस्म के मुतल्लिक। तो इस बारे में पर हर दफ़ा हमारे पास 1-2 कबूतर है, एक कबूतर मॉडल 8 साल हो गए उड़ रहा है, एक इसी तरह एक कबूतरी 6-7 से भी उड़ रही है। बाज़ दफ़ा मैं अभी आपको पर दिखा दूँ, इतने उन्होंने बुरे पर निकाले होंगे तो उड़ते हैं। इस दफ़ा भी 7 बजे तक भी बैठे हैं। लेकिन उस्ताद जी, मेरा सवाल ये था कि अगर पर शुरू से जोड़े ही हमने लगा दिया जिसके पर खुश्क है, परों के अंदर तरी नहीं है, हाँ, तीली जिनकी मोटी है, पेपर जिनका मोटा है, वो नहीं होने चाहिए। मेरा ये सवाल है। मीडियम साइज होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मुलायम हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। जोड़ा लगाते हुए ये इन बातों को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जिस्म किस तरह का पसंद करें? मैं मीडियम साइज हो, जिसम में ज़्यादा और ज़्यादा खुशक हड्डी के कबूतर अगर होंगे ना, ज़्यादा खुशक हड्डी वो उड़ने में तो कामयाब होंगे, लेकिन वो लंबी प्रवास के नहीं होंगे। अब ये खुश कर दी है, हमें ये भी नहीं पता। आपको मुलायम अगर कबूतर बॉडी स्ट्रक्चर का मुलायम होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि कबूतर प्रेल होना लाजिम है। ठीक हो। और हड्डी किस तरह की पसंद करते हैं? गोल हड्डी? नहीं, हल्की कश्ती होनी चाहिए, हल्की कश्ती नुमा होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा बाहर ना हो। जितनी हड्डी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उस हिसाब से कबूतर का वजन भी बढ़ जाएगा। अगर वजन बढ़ जाएगा तो कबूतर बागों से उड़ते हैं,
तो बाजू थकेंगे तो वो जल्दी नीचे आएंगे। ठीक हो गया। और उस्ताद जी पर किस तरह का पसंद करते हैं? लेकिन एक बात बता दूं, आपके जितने भी मैंने कबूतरों का जो वीडियो मैंने 3 बनाई हैं, उन सब कबूतरों के पेपर बारीक हैं, उन सब कबूतरों की तिलियां बारीक हैं, उन सब कबूतरों के परों के अंदर चमक है। ये चीज़ कन्फर्म है। कोई चाहे वो किसी ब्लड लाइन से है, चाहे वो 40 नंबर है, 38 नंबर है, 69 नंबर है, सबके अंदर पर एक जैसा है। आपने जो भी देखे हैं सब प्रैक्टिकल कबूतर हैं। इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे पास आपने 35-40 जोड़े हैं, ये वही कबूतर हैं जिनके रिजल्ट हैं हमारे पास। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उस्ताद जी आंख के अंदर आंख को कितने फीसद और कितने नंबर देते हैं कबूतर के पूरा होने में? उसमें कोई भी बात आपकी परफेक्ट नहीं हो सकती। आंख में आप जितने भी कबूतर परवरी के टोटके हैं, कबूतर की आंख एक तरफ खुलनी चाहिए, यूं रिंग होना चाहिए, यूं होना चाहिए। ये सारे पिछले दिनों मैंने एक उस्ताद सफदर बाजवा साहब का इंटरव्यू सुना कि कबूतरों की आंखें बाहर जिनका रिंग होता है वही अच्छी प्रवास के मालिक होते हैं। अगर गौर किया जाए तो वो एक काले डेले का अक्स बाहर नज़र आ रहा होता है। वो कौन सा रिंग है? क्योंकि सफेद ग्राउंड और अंदर काली ग्राउंड का एक्स नज़र आ रहा होता है बाहर। सारी बात एक्स नजर आ रहा था, लेकिन उसको आप रिंग नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा अगर देखा जाए आंखों की बात करें तो हर ब्लड लाइन की आंख, हर मतलब नस्ल की, ब्लड लाइन की नहीं बात करूंगा, नस्ल की बात करूंगा। ज़ाहिर है नस्ल की पहचान रंग और आंखों से ही आप करते हैं, रंग और आंखों से ही पहचान करते हैं नस्ल की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो उस्ताद जी, इसके अलावा आंख के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें कबूतर परवरदार ये भी देखते हैं कि कबूतर का जो काला डेला है तेज़ी से वो बड़ा छोटा कर रहा होता है, तो कह रहे हैं ये बड़ा अक्लमंद है तोते की तरह। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो आपको उस तरह के कबूतर बेअसले भी नज़र आएंगे। अच्छा उस्ताद जी, चलें इसी बात पे, तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट किया। अब कबूतरों की आंखें ना 3 किस्म की होती हैं। अगर नूर की बात की जाए, एक नूर वो है जो धूप में भी बारीक है, एक नूर वो और वही नूर छाँव में भी बारीक है। एक नूर वो है जो धूप में बारीक है और छाँव में फैल गया है। यार एक तो लोग काला बड़ियां करते हैं, मैंने मुसलसल काला में चाहिए यार, मैं देख रहा हूँ बेड़ा करे कि ना लोग मेरी उनकी मत बड़ी कि सारी 90% यूरोप की कला उन्होंने इटली तो कॉल मुसलसल करी जा रहे, मैं कॉल कटना मेरे को कॉल करी जा रहा और मेरा नेट खुलता। अच्छा उस्ताद जी, बाद में ये कर रहा था कि एक आँख है जो धूप के अंदर बारीक है नूर, और वही आँख छाँव के अंदर फैल जाती है। लेकिन कुछ कबूतरों की आंखें नूर इस तरह देखा गया है कि जो जूं अंधेरा होता जाएगा वो फैलना शुरू हो जाएंगी। अंधेरा हो गया तो पूरी आंख के अंदर ही नूर फैल जाता है। तो इनमें से अच्छा नूर कौन सा आप समझते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि एक जैसी नज़र आनी चाहिए हर दफ़ा। और ये जो छोटी की बात है ना, अक्सर कबूतर तो ये भी कहते हैं कि जिनकी आँख की पुतली छोटी होगा, काला नूर, वो अंधेरे में बैठ जाएंगे। ये सब झूठ है। प्रैक्टिकल में इस तरह की बातें नज़र नहीं आती। अंधेरे में जिनकी आंखें बड़ी भी है ना, हम उनको भी अंधेरे के आदी कर लेते हैं, बैठते हैं। फिर ये सारी झूठी बातें हैं। सच यही होता है कि जो आप प्रैक्टिकल में सुनी सुनाई बातों पे काम अमल करें, जो आपका प्रैक्टिकल से हासिल होता है ना, वही हकीकत है। बाज़ दफ़ा आज भी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त आए थे फ़खर बादशाह लाहौर गुजरात साइड से। वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे ना अपने खुदे का सबसे अच्छा कबूतर दिखाओ। मैंने उनको एक हमारी उड़ने वाली कबूतरी है, इस साल भी उड़ी है, 7 बजे तक बैठी है। मैंने उसका उनको शो करवाया। मैं कहा देखें शाह जी, देख दो के मुझे कहने लगे कि ना साज जी मैंने बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं कबूतरी चंगी नहीं। मैंने उनको बताया कि 42-43 में भी ये रात रहती है। तो कह रहे आप देखो इसकी 2 पोटों जितनी हड्डी है, 2 पोटों जितनी हड्डी है। ये इसके पंजे देखो, सारे कच्चे कोड़े पंजे हैं इसके। मैंने कहा शाह जी पता नहीं फिर मुझे इससे प्यार है, ये तो 42 में भी रात रह जाती है, मेरे पास 6 साल से हो रही है, अब भी मैं आपको उसका शौक करवा सकता हूँ। अच्छा उस्ताद जी, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की। अब पंजों पे थोड़ा सा एक बात मैं करना चाहता हूँ। कुछ दोस्त कहते हैं कि खुश्क
पंजे होने चाहिए। अगर सर मेरा सवाल सिर्फ ज़रा सुन लीजिएगा, खुश्क पंजे होने चाहिए। अगर कबूतर के पंजे खुश्क हो गए तो उसका जिस्म पे डेफिनेटली खुश्की दूसरे जिस्म पे भी आएगी। कुछ दोस्त कहते हैं पंजे तार होने चाहिए, अगर पंजे तार होंगे तो बाकी जिस्म भी तार होगा। इसमें आप इस बारे में आप क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल में इस तरह की बातें कम नज़र आती हैं, इस तरह की इतनी बातें नज़र नहीं आती। मैं अभी आपको, मेरे पास प्रैक्टिकल कबूतर भी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या वो खुश्क पंजों के हैं या तार पंजे? नहीं, उशक पंजों में नहीं है, तारी सादा सादा से हैं। इनके तारी हुए ना। हाँ, वो कोरे नज़र आते हैं। मेरा तलक, क्योंकि मैं फैसलाबाद से भी मेरा तलक रहा है, पिछले 30 साल से मेरा फैसलाबाद भी आना जाना है, वहाँ के कबूतर भी मैंने देखे हुए हैं। आज से कुछ देर पहले वहाँ के टोटल कबूतरों के कुछ काले पंजे हुआ करते थे, वहाँ के बाजियों का रिजल्ट का भी मुझे पता है। तो मैं बात करूँगा तो कहीं की गिलाजारी भी होगी, इतने नहीं उड़ते रहे। ये बाद में ही वहाँ प्रैक्टिकली कबूतरबाजी में चेंजिंग आई है, तो उड़े हैं कबूतर। जैसे कि हसनपुरी के आने से कबूतरबाजी में तेज़ी पैदा हुई है, बाबे ज़मान की वजह से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, जोड़ा किस तरह का पसंद करते हैं जब आप ब्रीडर होते हैं? मतलब अब प्रैक्टिकल तो आपका पक्का हो गया ना, ये आपने बात कन्फर्म कर दी, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ पॉइंट्स भी देखते हैं? हाँ, देखते हैं सारा कुछ जो भी प्रैक्टिकल में गुजरा हुआ है। हम कोशिश करते हैं उनके कबूतरों की नकल करने की, जो भी हमारे पास अच्छे उड़ते हैं, इस तरह के बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बन भी जाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, जो दरमियानी हड्डी वाले कबूतर हैं, वो बड़े अच्छे रहते हैं। क्या वो जोड़ों में दरमियानी हड्डी वाले दोनों नर मादा चल जाते हैं? नहीं, इसको बनाते हैं। अच्छा, इसको बनाना पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, दुम किस तरह की पसंद करते हैं? ज़ाहिर है दुम ज़्यादातर तो खूबसूरती के ज़िमरे में आती है। अगर देखें तो हम बड़ी दुम वाले भी कबूतर अच्छे उड़े हैं। कबूतर हर सूरत में यही कोशिश करते हैं कि अच्छे उड़ें। जिस तरह का भी आप बना रहे हैं, कोशिश तो यही होती है कि अच्छे उड़ें। इसी कोशिश के एतबार से फिर हमारे पास बड़ी दुम वाले भी उड़े हैं कबूतर। हाँ, लेकिन छोटी दुम खूबसूरती के ज़िम्मे में आती है, कोशिश करते हैं छोटी हो, ऊपर कटिंग में भी आसानी होती है। उस्ताद जी, इसके अलावा बड़ी बगल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये होता है कि ये ज़्यादातर गोल गेड़े के कबूतर होते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है ना, तो लंबे चलने वाले कबूतर हमारे ज़ाया होते नज़र आते हैं बाद। ये कबूतर ज़्यादातर गोल गेड़े के होते हैं, उससे सीधा घर ही आते हैं। जिनकी बगलें बड़ी हों। हाँ, गोल गेड़े के होते हैं। तो उसमें बड़ी बगल के साथ दुम का छोटा होना लाजिम है कि नहीं, जो गोल गेड़े में? अगर दुम छोटी होगी तो उसकी कटिंग आसान है। यानी कि वो गोल गेड़े में ही आएगा। अच्छे होते हैं। अच्छा उस्ताद जी, एक और, मैं तो वैसे खुद बजाते खुद इस चीज़ को पसंद नहीं करता, जोड़ के ऊपर लोग बहुत ध्यान देते हैं। मैं तो दरमियाना जोड़ पसंद करता हूँ, अपनी बात करता हूँ मैं। मतलब जोड़ा जब लगाना हो, शायद ब्लड लाइन एक जैसी है, मतलब लाइन्स, नस्लें और खून एक जैसे मिलते जुलते हैं मेरे पास, शायद ये भी वजह हो सकती है। खून तो फिर आप खून ही देखें, फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं जोड़ों की और परों की? फिर आप ब्लड से ही हासिल करते जाएं आगे। नहीं सर, बाज़-औक़ात आपस में लगाने से पर भी तो ख़राब हो जाते हैं, हड्डी भी ख़राब हो जाती हाँ है। जी, हो जाते हैं। हम ब्रीड होकर भी हम ब्रीड हो के ख़राब हो जाते हैं, और बाद में तत्व की वजह से भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उस्ताद जी, जोड़ के बारे में कितना ध्यान देते हैं? जोड़ मुनासिब होना चाहिए, हड्डी जोड़ का फासला 1 उंगली तक हो जाए बस। हाँ, बंद ना भी हो, बेहतर रहते हैं। चलो, उसमें मजबूती ज़्यादा नज़र आती है। असल में ये मुर्गबाजी से आए हुए हैं। बस तार साहब वाली बात की आपने। वो भी कहा करते हैं कि जो जोड़ है ना, ये कोकड़ियों ने ज़्यादा डाले हुए हैं कबूतर बाजार में। हाँ, बड़े कबूतर परवर रात मैंने देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। बड़े कबूतर परवरदार मुर्गबाज भी थे। इसी का पे हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर उस्ताद हैं लाहौर में, उनका बड़ा नाम है। वो अपने प्रैक्टिकल में पूरी जोड़ में बिल्कुल कबूतर पसंद नहीं करते होते थे। हालांकि उन्होंने तारीख में इतने ज़्यादा जोड़े भी नहीं बनाए। बाद दफ़ा पट्टी पट्टे हमारे सीनियर हैं, उन्होंने उनसे बड़ा कुछ सीखा हुआ है। तो वो जब कोई कबूतर लूज जोड़ों वाला हो जाता था ना, तो उन्हें पसंद नहीं आता था। बाद दफ़ा कबूतर क्रीज में जाकर भी लूज जोड़ कर लेते हैं। और मादियों की पहचान तो मुश्किल होती है। मादियाँ अगर जोड़ों की जो पहचान करेंगे तो फिर मादियाँ तो बाद दफ़ा नीचे होती हैं, बड़ा कुछ मसले मसाइल होते हैं।
चलें ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, बड़ी मेहरबानी अपना कीमती वक्त देने का। मुराद भाई स्पेशल थैंक, स्पेशल शुक्रिया आपका कि आपने जो है ना वो टाइम दिया अपने कीमती वक्त से। सर मेहरबानी आपकी कि आपने टाइम दिया। उस्ताद जी शुक्रिया। अच्छा तो मिलती गया से आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों भाइयों का जी क्या हाल है? ठीक दोस्तों मज़ा ठाक है? आया। सब उस्ताद जी की दोस्तों खड़ी भाइयों को बातें शो करवा रहे आपने देखा हैं होगा कि लाइव उस्ताद जी मातमारों की ने छत से। मुझे भी कई दफ़ा टोका, तो बातें खड़ी